प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ ट्रेड और निवेश के सीमित दायरे में नहीं देखता हूं, मैं इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के बेहतर भविष्य की साझेदारी के रूप में देखता हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मंच को सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सीमित दायरे में ही नहीं देखता हूं, मैं इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के बेहतर भविष्य की साझेदारी के रूप में देखता हूं। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन। हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, स्किल्स हो, इस रीजन का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों बहुत व्यापक है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। साथियों, हमारी आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं, तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेजी से जर्मनी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 940 करोड़ की 505 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। विकास और रोजगार के अवसर खोलने के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और इसमें केवल सरकार ही जिम्मेदारी जो है उनकी नहीं है, हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों का और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सबके लिए विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्य को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं ITI, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं कलावासी विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कॉलेज स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं PM श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए
एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, सीसी रोड, पाथवे, पार्किंग, ये सभी की व्यवस्था तो है ही। नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा पहुंचे और उन्होंने कहा कि लोगों ने जिम्मेदारी दी है। मैं विधानसभा में शपथ लेने के बाद सही मायने में विधायक बनूंगी। लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैंने कहा था कि सदन में एक कदम रखते ही मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लोगों ने लड़ाई लड़ी है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं विधानसभा में 5 साल तक उनके लिए लड़ूं। लोगों ने जिम्मेदारी दी है। आज से मैं जब भी विधानसभा में मैं इलेक्शन चला था, मैं बोल रही थी कि मेरी लड़ाई तो जब विधानसभा में पहला कदम होगा उस दिन स्टार्ट होगी। बाकी लोगों ने लड़ाई लड़ी है। अभी मेरा काम है कि लोगों की लड़ाई हम 5 साल तक विधानसभा में। अभी विधायक दल का नेता फाइनल नहीं हुआ आपकी पार्टी का, कब तक हो जाएगा? देखिए मेरे को नहीं पता। पहली लड़ाई खिलाड़ियों के लिए विनेश जी कब तक चयन हो जाएगा एलओपी का? आप जो है वो मतलब पूरे तरीके से खिलाड़ियों के आउटफिट में जो है विधानसभा पहुंची है, इसकी कोई खास वजह? कोई नेता वाली वेशभूषा पे नहीं है, खिलाड़ी के तौर पर आप पहुंची हैं। देखिए मैं खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी रहना चाहते हैं। खिलाड़ियों को जब मन और भावनाएं होती है, उस भावना के साथ मैं आज मैं आई हूँ। किस तरीके की आवाज, किस तरीके के मुद्दे उठाने का काम? यात्रा के दौरान गर्मजोशी से दिल्ली की जनता से मिले और जहां पर आपको बताते चले कि पदयात्रा के दौरान स्थानीय जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब भारत आती है तो मोदी जी उन्हें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के स्कूल दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन लेकिन उन्होंने कहा कि मेलानिया ट्रम्प कहती हैं कि उसे तो अरविंद केजरीवाल जी के बनाए गए दिल्ली के शानदार स्कूल देखने हैं। और पहले देश के लोग कहते थे कि अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाले यहां आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली की, उससे सीख रहे हैं। साथियों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं करावल नगर के एक एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी पदयात्रा का आज समापन किया है यहाँ पर। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भैया जिंदाबाद, 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 संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको मालूम है कि 3 महीने के बाद जनवरी फरवरी में संभवतः दिल्ली का इलेक्शन होगा और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, उससे संबंधित एक पत्र दिल्ली की जनता के नाम पर उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने दिया है। इसको घर घर तक पहुंचाइएगा। संजय भैया जिंदाबाद। साथियों और दोस्तों, हम लोग पूर्वांचल से, अवध से, यूपी से, बिहार से दिल्ली के अंदर आके दिल्ली को अपने श्रम से खड़ा करने का काम करते हैं, अपनी मेहनत से खड़ा करने का काम करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। यूपी बिहार में रहने वाले हमारे परिवार, हमारे मां बाप का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। हमारा एक ही सपना होता है, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले, उनको अच्छे इलाज का इंतजाम हो, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, देश तरक्की करे। हमारा उत्तर भारत, हमारा पूर्वांचल, हमारा यूपी, हमारा बिहार देश में नंबर 1 कहलाए, ये सपना देखने के लिए हमारा भी हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा भी हक है और उसको पूरा करने के लिए हम सब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं
और मैं बड़े फक्र के साथ ये बात कहना चाहता हूं, बड़े गर्व और गौरव के साथ ये बात करना चाहता हूं कि दिल्ली के जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे, आज वहां पर एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बना। बेहतरीन शिक्षा का इंतजाम किया। टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि अंबाला डिवीजन के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि यह भरी हुई मालगाड़ी थी और यह गुरुहरसराय से दिल्ली जा रही थी और इसका 29वां व 30वां वैगन पटरी से उतर गया। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसमें पहिए की खराबी थी। जांच के बाद ही कुछ साफ तौर पर कहा जा सकता है और हर दुर्घटना की जांच होती है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। ये लोडेड पीसीएल था, फूड ट्रेन से लोडेड था, गुरुहरसराय फिरोजपुर डिवीजन से लोड हुआ था और दिल्ली के सीडब्ल्यूसी में जा रहा था। इसका 29वां और 30वां वैगन इंजन से 8 मील से डिरेल हुआ है। ये डिरेलमेंट करीब रिपोर्ट हुआ था 7 बजे और 11:05 हम लोगों ने डिरेलमेंट कर दिया। सर वजह क्या रही हो, क्या कारण? वजह हम लोगों ने जे ग्रेड इंक्वायरी के लिए नियुक्त की है। प्राइम फेसाई इसमें व्हील डिफेक्ट लग रहा है, वो मेन जांच का विषय है। जैसे जांच पूरी होगी आपको कुछ दिन पहले भी ट्रेन हादसे हो रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हर हादसे की जो स्टैट्यूटरी इंक्वायरी है उस तरह से की जाती है और जो भी उसमें जिम्मेदार पाया जाता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है? ये गुरुसराय जगह है फिरोजपुर डिवीजन में, यहाँ से सीडब्ल्यूसी दिल्ली में जा रही थी, फूड ग्रेन का लोड था। अभी बताया जा रहा है एक मालगाड़ी वो दिल्ली डिवीजन का। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला कारागार में आज बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति के द्वारा माटी कला केंद्र का जेल अधीक्षक ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस आउटलेट के माध्यम से जेल में निरुद्ध बंदियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया जा रहा है। इस माटी कला केंद्र में वन जेल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत माटी कला केंद्र में कार्य कर रहे बंदियों को द्वारा जो उनकी कला है उनके प्रदर्शन का मौका मिलेगा। वहीं उन्होंने यह भी इस पर जानकारी आपको बताते चले कि केंद्र में बंदियों के द्वारा गणेश, लक्ष्मी जी एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां, लालटेन, ग्लास, कुल्हड़ जैसी तमाम चीजें उनके द्वारा बनाई गई और जिसमें कि दिवाली के उपलक्ष्य में मिट्टी के साधारण एवं डिजाइनर टाइप के दिए इत्यादि दर्जन भर से अधिक वस्तुएं निर्मित की जा रही हैं। मिट्टी के निर्मित वस्तुओं की बिक्री और उपयोगिता को बढ़ावा देने के हेतु कारागार प्रशासन के द्वारा समय समय पर आयोजित लोक अदालत कार्यक्रमों और प्रदर्शनी में प्रतिभाग का व्यापक रूप से प्रसार और प्रचार भी किया जाता है। देखिए, आज जो है बंदी कल्याण एवं पुनर्वास सहकारी समिति के द्वारा ये एक आउटलेट ओपन किया गया है जिसमें माटी कला के जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्रिएशन है उनको क्या रहेगा कि आम जनमानस में पहुंचाने का काम किया जाएगा। और ये जितने भी हमारे आउटलेट्स पे जितने भी आपको आइटम्स माटी कला के दिख रहे हैं ये सब बंदियों द्वारा निर्मित है। और इस समय क्या है कि हमारे यहाँ पुरुष और महिला मिला के 16 लोग हैं जो माटी कला में काम कर रहे हैं और डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। जैसे कुछ क्ले मोल्ड से बनाया जा रहा है, कुछ जो है इलेक्ट्रिक चॉक से बनाया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी टाइप के आइटम्स हैं हमारे पास और हमारे इस आउटलेट पे अराउंड 50 आइटम्स हैं। सर ये कितने दिनों से तैयारी चल रही थी बनाने की? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि मतलब बंदी पुनर्वास और सहकारी समिति जो है ये जून 2022 में ही सेटअप हो गया था और पिछले 2 साल में यहाँ पे काम होता था लेकिन आउटलेट में मतलब उतने ढंग से ओपन नहीं हुआ था और हम बेसिकली गिने चुने आइटम्स बनाते थे, जैसे हम दिया और ये सारी चीज़ें बनाते थे। इस बार हमने उसको और व्यापक स्तर पे लेके गए हैं और आगे अभी आने वाले टाइम में इसको और अच्छे स्तर पे लेके जाने का प्रयास किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष होने की खबर सामने आई है, जिसमें एक भाई की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि जमीनी विवाद को लेकर सगे भाई ने ही सगे भाई को गोली मार दी और जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने 2 बार शांति भंग का चालान भी किया था और जिसमें कि आपको बताते चले कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की ओर से भी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के गांव कसीसों में एक कृष्ण भारद्वाज नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र करीब 35-40 वर्ष है। उनकी गोली मार करके हत्या कारित कर दी गई है। जो आरोपी हैं वो इनके सगे भाई हैं। भाइयों के मध्य संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा था। इनके पिता द्वारा अपने कुल 4 बेटों में से 2 बेटों को अपने संपत्ति से बेदखल भी कर दिया गया था और उन्हीं 2 बेटों द्वारा ये हत्या कारित की गई है। जो एक विजय शर्मा और एक राधा किशन और उनका साला भी उनके साथ में था। अभी ये बात बताई गई है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। गोली कहाँ लगी और किससे मारी गई है? सीने पर गोली लगी है। प्रथम दृष्टया जो फायमा इंजरी है वो सीने पे है और बाकी स्पष्ट रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट है। अब ये पीएम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद स्थिति और क्लियर। जो गोली लगने के उपरांत जो परिजन थे वो निकटवर्ती सीएससी में लेके आ रहे थे तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। जमीन के पीछे इन चीज बस सब लिया है ट्रैक्टर फेंकता मेरे बाप की सब जमीन जा जाते जो तो न दरा कल मेरा बाप मारा हुआ के पीछे भैया सवेरे की मोह पता ना क्या हुआ। कौन ये सगे भाई हैं? सगे भाई हैं, बड़ा सबका छोटा है। तो अभी जो खत्म हुए वो मेरा 3 नंबर का है। और मारा किन ने? मेरे बड़े बीच के भैया ने और चौथे नंबर के ने। क्या कोई प्रॉपर्टी का लेकर विवाद था? हाँ प्रॉपर्टी का विवाद है। प्रॉपर्टी को क्या विवाद है? मैं वही ना कह रही हूँ जमीन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ विधानसभा खेर में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चारू कैन के द्वारा नामांकन कर दिया गया है और इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चारू कैन के द्वारा विधानसभा खेर में विकास की गंगा बहाने के तमाम दावे भी किए गए। आपको बताते चले कि चारू कैन की अगर बात की जाए तो चारू कैन के ससुर पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही उनके पति भी चुनाव लड़ चुके हैं और पूरा परिवार सियासत के दांव पेच पहले से ही जानता है और जिस चीज का फायदा चारूकेन को मिल सकता है वह है विधानसभा खेर के उपचुनाव में उनके द्वारा विकास को प्राथमिकता देने की जो बात कही गई है। विधानसभा खेर में सभी पार्टियों के द्वारा जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चारूकेन के द्वारा विधानसभा खेर में विकास कार्य न करने के कारण भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। विकास के मुद्दे रहेंगे। बरसात में खैर क्षेत्रवासियों के जाम न लगे, वहाँ पर खैर में रोज और जटारी में रोज लगने वाले जामों से लोगों को राहत मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सड़कें बनवाना, विद्यालय बनवाना जो और स्वास्थ्य संबंधी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। आप किससे फाइट मानती है? किसी से भी नहीं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। सुरेंद्र दिलेर के दादा किशनलाल दिलेर भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद और विधायक भी रह चुके हैं और उनके पिता जो है वो राजवीर दिलेर भी एक बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं। आपको बताते चले कि खैर विधानसभा उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर पर भरोसा जताया गया है, जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नामांकन करने के बाद सुरेंद्र दिलेर के द्वारा शहर विधानसभा में दादा और पिता की तरह जनता को स्नेह और क्षेत्र में विकास करने की बात कही गई। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ये 2 ही पार्टी हैं, तीसरी तो कोई पार्टी है नहीं। ये जब दोनों एक हो जाए तो फिर कुछ बचता ही नहीं। खैर क्षेत्र में पहले लोकदल 10,000 से लेकर 40,000 वोट तक जीतता था। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में ही 80,000 वोट से जीती है विधानसभा से। अब दोनों एक हैं
तो बिल्कुल जिस तरह से दूध में पानी मिल जाता है और वो दूध ही हो जाता है, इस तरह से दोनों एक हैं, मिलकर मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा और खैर विधानसभा का भी रिकॉर्ड बनेगा। 2 लाख वोट कम से कम मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। ये परिवारवाद कहाँ है भाई? ये तो 24 कैरेट सोना है। जिस तरह 24 कैरेट सोने में कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिलेर साहब 4 बार एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे, उनके पुत्र 1 बार एमएलए और एमपी रहे। ऐसा तपा तपाया कार्यकर्ता परिवार है वो तो, जिसपे किसी प्रकार का कोई आज तक दाग ही नहीं लगा इतनी लंबी राजनीति के बाद। तो ऐसे यदि तपे तपाए कार्यकर्ता को टिकट दी है तो ये तो खैर क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की ही कीमत होती है। किससे फाइट रहेगी भारतीय जनता पार्टी? फाइट ही नहीं किसी से। यहाँ तो दूसरी तरफ जो लोग लड़ रहे हैं, आज जनता बड़ी आवाज दे दे के कह रही थी। जिस तरह योगी जी ने अपराध मुक्त किया है, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी एक जात होती है, चाहे वो जन्म से किसी भी जाति का हो। तो जो लोग अपराधी हैं, जिनके आजीवन कारावास हुए पड़े मलखान सिंह की हत्या में, उनके भेड़ की खाल में भेड़िए आके यदि यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र का वातावरण खराब होगा। पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है आपको। जिला अध्यक्ष भी, सांसद भी सब पीछे आ रहे हैं। नामांकन के वक्त नहीं, नामांकन तो ऐसा है, पहले उनका मुहूर्त था तो 1 पर्चा दाखिल करा दिया, बाकी नामांकन 3 पर्चे अब दाखिल होंगे। इसी में हम लोग जा रहे हैं और वो पीछे आ रहे हैं। परिवार का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास। उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा। किन से फाइट मान रहे हैं आप? जो है फाइट मैं किसी से नहीं मान रहा हूँ, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ। जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूँगा। आरएलडी आपके साथ है, कितना फायदा होगा इस चीज का? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जाट बाहुल क्षेत्र है और इससे काफ़ी फायदा होगा और मैं समझता हूँ सभी चौधरियों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी विधायक बनने के बाद? पहली जिस घर और जिस परिवार और जिस पार्टी से आता हूँ तो सेवा ही सीखा है, तो सेवा ही करूँगा जनता की। चुनौती क्या है आपके लिए? चुनौती ज़्यादा समझता नहीं हूँ, बस सेवा करना जानता हूँ, यही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।